देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर त्योहार के दिन लोग छुट्टी मार लिया करते हैं, लेकिन हम ट्रक ड्राइवर की जिंदगी सबसे अलग होती है। रात को लगभग 8:30 बजे के लमसम मैंने अपने ट्रक को राजपाल घाट के एकदम करीब रोका हुआ था और थकावट की वजह से थोड़ी नींद भी ले रहा था। मेरे बगल में सोया हुआ मेरा खलासी अब मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आंख खुलने के बाद मैंने उसे बहुत बार इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से गायब था। उसी को ढूंढने के लिए मैं ट्रक से नीचे उतरा। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वो फ्रेश होने के लिए इधर उधर गया हो, लेकिन बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी वो ट्रक में नहीं लौटा, जिस वजह से मेरी धड़कनें काफी तेज हो रही थी और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब है। मैंने 1-2 बार अपने खलासी को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन वो वहां से छूमंतर था। थोड़ी देर के बाद अचानक ही मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी। जैसे मैंने उस पेड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि वहां कोई उल्टा लटका हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो कोई मृत इंसान था, वो उल्टा लटका हुआ था और उसकी सांसें भी चल रही थी। फिर मैंने 1-2 बार उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखा, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही खलासी जोगिंदर है। जोगिंदर को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ देखकर मैंने उससे बोला, अरे भाई, तेरा दिमाग खराब है क्या? वहां पर उल्टा क्यों लटका हुआ है? पता नहीं क्यों, लेकिन जोगिंदर मेरी इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। हालांकि जोगिंदर के कपड़ों से मुझे ये बात साफ साफ पता चल गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि जोगिंदर ही है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वो ऊपर क्यों लटका हुआ था। मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो मैंने देखा कि जोगिंदर की आंखें लाल पड़ चुकी थी। शायद उल्टा लटकने की वजह से उसका सारा खून उसके सर तक पहुंच गया था और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। इसलिए मैंने जोगिंदर से कहा, अरे भाई, पागल वागल है क्या? वहां पर उल्टा क्यों लटका हुआ है? एक बार फिर से जोगिंदर ने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, पर इस बार मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया। इसलिए मैंने एक बार पत्थर उठाया और उसके ऊपर दे मारा। इस बार जैसे उसे पत्थर लगा तो वो बहुत ही जोर से चिल्ला उठा। उसके इस चिल्लाने की आवाज से मैं अंदर तक दहल गया था। दोस्तों, आज से पहले मैंने कभी भी उसे इस तरह से चिल्लाते हुए नहीं देखा था, तो ऐसे में मैंने उससे बोला, अरे भाई, पागल है क्या तू? इस तरह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता कि वो एकदम से नीचे गिर पड़ा। औंधे मुंह नीचे गिरने की वजह से उसके मुंह पर कुछ ज्यादा ही चोट आ गई थी। मैं फटाफट ही भागते उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसके जबड़े से खून बह रहा था। किसी तरह से मैंने उसे सहारा देकर उठाया तो मैंने पाया कि उसकी सांसें और भी ज्यादा फूल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद के काबू में नहीं है। ऐसे में मैंने उससे बोला, अरे भाई, तू ठीक तो है ना? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। किसी तरह से मैं उसे पकड़कर ट्रक के अंदर ले गया। ट्रक के अंदर बैठाने के बाद 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि अब वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें कर रहा था उस हिसाब से तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। तो ऐसे में मैं उसे जल्दी से जल्द अस्पताल लेकर जाना चाहता था। उसके साथ सफ़र करते हुए मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन किसी तरह से मैंने ट्रक की रफ्तार को बढ़ा दिया। 2 से 3 मिनट के बीतने के बाद अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, उस्ताद जी, ट्रक को थोड़ा कम रफ्तार में चलाओ ना। उसकी आवाज़ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुकी थी। उसे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, अरे भाई, तुझे ये हो क्या गया है? तू ठीक तो है ना? मेरी इन बातों को उसने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। फिर जब उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वो नज़ारा देखकर तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल मैंने देखा कि अब मेरे दोस्त की आंखें एकदम सफ़ेद पड़ गई थी। उसका चेहरा कटा फटा बन गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर चाकू से जख्म बना दिए हों। और इधर मेरी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उस वक्त मेरे लिए ट्रक चला पाना भी बड़ा ही मुश्किल था। फिर किसी तरह से मैंने ट्रक को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक अपना संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ बैठा था। ऐसे में मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला और मैं ट्रक से नीचे कूद गया। दोस्तों, एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वहाँ का माहौल नॉर्मल हो चुका था।
ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी हो। लेकिन लड़ाई से लड़ना भी वाकिफ था, क्योंकि ट्रक एक्सीडेंट के बाद जो घटनाएं मेरे साथ घटने वाले थे, शायद उनके बारे में मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। ट्रक से गिरने के बाद मेरे हाथों में काफ़ी चोट आ गई थी, लेकिन उनको बर्दाश्त करते हुए मैं अपने खलासी को ढूंढने लगा, पर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दो बार मैंने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था, मानो धरती उसे निगल गई थी। ट्रक के अंदर भी मैंने उसे देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा था। अब उसकी ये चुप्पी मुझे अंदर से डरा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कंपनी को क्या जवाब दूंगा। यूं ही इधर उधर भटकते भटकते फिर से मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच गया। जैसे मैं एक पेड़ के नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा खलासी उस पेड़ से लटका हुआ था और वो बिल्कुल उसी तरह से हरकतें कर रहा था जिस तरह से थोड़ी देर पहले मुझे वो करता हुआ दिखाई दिया था। फिर जैसे मैंने उसे वहां पर लटका हुआ देखा तो एक बार के लिए मेरी सांस में सांस तो आई, लेकिन दूसरी पल मेरी खुशी गम में तब्दील हो गई। वो ठीक उसी तरह से दिखाई दे रहा था जिस तरह से मैंने उसे अपने ट्रक में भयानक अंदाज में देखा था। उसका वही भयानक चेहरा, उसे देखकर मैं इतनी बुरी तरह से डर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से भागकर निकलूं या फिर अपने खलासी को बचाने के लिए खतरा मोल ले लूं। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं इसे किसी तरह से यहाँ से निकाल कर रहूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे अकेला यहाँ पर छोड़ दूंगा तो शायद ये अपनी ज़िंदगी की आखिरी कुछ सांसें गिन रहा होगा। ऐसे में मेरा यही फैसला रहा कि मुझे किसी भी तरह से इसको अस्पताल तक पहुंचाना था, क्योंकि मेरा खलासी ऐसी हरकतें कर रहा था मानो वो कोई आदमखोर जानवर बन गया हो। हालांकि मैं इस बात पर विश्वास करने लगा था कि इसके ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया है, लेकिन इसके बावजूद उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम था। दोस्तों, अगर मैं उसे यूं ही बीच मझधार में छोड़ देता तो शायद उसका जिम्मेदार मैं ही होता। ऐसे में मुझे किसी भी हालत में उसे या तो डॉक्टर के पास छोड़ना था या फिर किसी ऐसे शख्स के पास जो उसकी ऊपरी शक्ति का इलाज कर सके। फिर बहुत देर तक मैं यूं ही उलझन में रहा और उसे वहां से ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी वही हरकतें बार बार मुझे परेशान कर देती। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो मुझे उसके पास जाने से भी डर लग रहा था। फिर आखिर में मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ किसी गाड़ी के आने का वेट करना होगा। मेरी ट्रक तो वैसे भी अब टूटकर कचूमर बन चुकी थी, तो ऐसे में अब कोई गाड़ी वाला ही मेरी मदद कर सकता था। मैं सड़क के ऊपर खड़ा खड़ा बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी कोई गाड़ी वाला पहुँचे और मुझे आगे तक छोड़ दे। फिर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद एक गाड़ी आती हुई नजर आई। उस गाड़ी को देखकर एक बार के लिए मेरी जान में जान आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने उस गाड़ी के सामने हाथ दिखाया तो गाड़ी वाले ने कार की रफ्तार को और भी तेज कर दिया और वो वहां से बहुत ही तेज रफ्तार से निकल गया। इसका मतलब साफ था कि ये इलाका उतना सेफ नहीं था जितना मैंने सोचा था। और अब तो मैं खुद को ही कोस रहा था, क्योंकि ये इलाका सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। शायद मुझे यहाँ पर रुककर आराम नहीं करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ रुककर आराम नहीं करता तो अब तक इस भयानक इलाके से बाहर निकल गया होता। इधर मेरे खलासी की भी हरकतें उसी तरह से जारी थी। एक बार फिर से मुझे किसी गाड़ी के आने की फिर से आवाज़ सुनाई दी, पर अब की बार जैसी मैंने सुना कि कोई गाड़ी आ रही है तो मैं सड़क के बीच में खड़ा होकर उसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा। पर इस बार शायद कोई भला आदमी था जिसने गाड़ी को ले जाकर मेरे बगल में खड़ा कर दिया, और जैसे ही गाड़ी मेरे बगल में रुकी तो मैं भागते उसके पास पहुंचा और बोल पड़ा, भाई साहब मेरी मदद कर दो। मैं हकलाते हुए बोल रहा था तो शायद वो आदमी भी समझ गया कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। पहले तो उस आदमी ने मेरी बातों को नकार दिया, फिर उसके बाद उसने बोला, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ पैसे देने होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी और उसके बाद किसी तरह से मैंने अपने खलासी को गाड़ी में बैठा लिया। उस गाड़ी में बैठते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो उसकी हरकतें फिर से वही भयानक अंदाज में पहुंच गई। मैं गाड़ी में भी उससे दूरी बनाकर बैठा हुआ था। गाड़ी का ड्राइवर पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे तो इस चीज़ की जैसे आदत पड़ गई हो। मैंने उस ड्राइवर से बोला, भाई साहब मेरे दोस्त परेशान कर रहा है और आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात सुनकर उसने हंसते हुए बोला, इसमें फ़र्क पड़ने वाली कौन सी बात है, ये तो मेरे रात दिन का काम है।
इतना कहकर वो गाड़ी का ड्राइवर मुस्कुराने लगा। मैं सच कहूँ तो अब उस गाड़ी के ड्राइवर के अंदर भी मुझे कोई शैतान सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं शैतानों की बस्ती के बीच में फंस गया हूँ, जहाँ एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो। तभी उस ड्राइवर ने हल्की सी आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम दोनों की आखिरी सांसें तक पहुंचा दूंगा। और इतना बोलकर उसने अपनी गर्दन को पूरा का पूरा पीछे की तरफ घुमा दिया। अब ये देखकर मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और अभी अभी जो आदमी मुझे लिफ्ट देने के पैसे मांग रहा था वो एक हैवान था। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को बोला, कौन हो तुम और हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? इतने में ही उसने अपनी गाड़ी को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। दरअसल वो रास्ता बहुत ही कच्चा और छोटा लग रहा था। उसके अंदर गाड़ी चल पाना भी मुश्किल था, लेकिन उसने गाड़ी को इस कदर उस रास्ते के अंदर घुसेड़ा था जैसे कि वो जंगल में गाड़ी चला रहा हो। वो रास्ता जैसे जैसे पार करता जा रहा था तो वैसे वैसे मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत ही भयानक लग रही थी। वहाँ के लंबे लंबे पेड़ पौधे अजीबोगरीब दृश्य दिखा रहे थे। फिर इसी बीच वो गाड़ी को एक सुनसान इलाके में लेकर पहुँच गया। एक ऐसा इलाका जहाँ चारों तरफ विशाल बरगद के पेड़ थे और उनके ऊपर बहुत सारे आदमी उल्टे लटके हुए थे। अब ये बिल्कुल उसी तरह की हरकतें कर रहे थे जिस तरह की हरकतें मेरा दोस्त करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस इलाके में पहुंची तो मेरे दोस्त की अकल ठिकाने लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे वो सही हो रहा है। महज 10 से 15 मिनट बीतने के बाद उसके अंदर का शैतान शायद एकदम से निकल गया और वो एकदम से नॉर्मल हो गया। फिर उसने बोला, अरे उस्ताद जी, हम कहाँ पर आ गए? इस पर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर वो अपना माथा पकड़कर वहीं पर पीटने लगा। तभी उसने बताया कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इस पर मैंने उससे पूछा तो फिर जाकर उसने बताया कि एक काले रंग के कपड़े ने हम दोनों की जिंदगी को तबाह कर दिया। दरअसल उसने अपने हाथ में एक काले रंग का कपड़ा उठाया और उस कपड़े को देखते ही पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आई। ऐसा लग रहा था कि इस कपड़े के अंदर सड़ा हुआ मांस हो। तभी उसने कुछ सोचे समझे उस कपड़े को पकड़ा और तुरंत ही दूसरी तरफ फेंक दिया। इधर वो गाड़ी का ड्राइवर अब गाड़ी के अंदर से गायब हो चुका था। हमारी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी मेरे खलासी ने बोला, अरे उस्ताद जी, आपने उस कपड़े को फेंक दिया क्या? क्योंकि वही तो था जो हम दोनों की जान बचा सकता था। अब ये सुनकर मैं उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने मुझे उस कपड़े को वापस उठाकर लाने को बोला। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश तो की, लेकिन मैं दरवाज़ा खोल पाने में नाकाम था। गाड़ी का दरवाज़ा इस तरह से लॉक किया गया था कि मैं उसे खोलना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं पा रहा था। फिर इतने में ही मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई और ये आवाज़ हमें अंदर से दहला रही थी। उस गाड़ी के अंदर ड्राइवर को ना पाकर मैंने अपने खलासी को बोला, भाई एक काम कर, इस गाड़ी का कांच तोड़ दे, मैं जल्दी से बाहर निकलकर वो काले रंग का कपड़ा लेकर आता हूँ। अगर उससे कुछ हो जाए तो शायद बात बन जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और फिर कांच के ऊपर एक लात से मारा। लात से मारने की वजह से वो कांच एकदम से टूट गया और उस कांच के टूटते में जल्दी से बाहर निकला और भागते हुए उस काले रंग के कपड़े के पास पहुंच गया। मैं जैसे उस काले रंग के कपड़े के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो काले रंग का कपड़ा अभी भी उसी तरह से बदबू मार रहा था जिस तरह से उसके अंदर से पहले बदबू निकल रही थी। तभी मैंने अपने खलासी की तरफ देखते हुए हाथ हिलाया तो उसने भी मेरे सामने हाथ हिलाते हुए मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं वापस से भागते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचने वाला था कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा और एकदम से हवा में उठा दिया। मैं लगभग ज़मीन से 5 फुट हवा में उड़ गया था और ये दृश्य मेरे साथ मेरा खलासी के लिए दिल दहला देने वाला था। हवा में उठ जाने की वजह से मेरी तो हिम्मत ही टूट चुकी थी। उधर मेरे खलासी का पूरा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। वो भी गाड़ी से बाहर निकला और उस कपड़े को पकड़ने के लिए मेरे पास पहुंचने लगा, लेकिन बाद में उसकी भी यही हालत हुई। हम दोनों 3-4 बार हवा में उठे और ज़मीन पर गिरे, जिस वजह से हमारे हाथ पैरों में बहुत ही गहरी चोट आई और ये चोट इतनी ज़्यादा गहरी थी कि उसके बाद हमारे हाथ पैर हिलने भी मुश्किल होने लगे। हम धरती पर पड़े पड़े आत्मसमर्पण कर चुके थे। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अपने कदम पटकते हुए मेरी तरफ आ रहा है। मैंने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि ये वही ड्राइवर था जो कि थोड़ी देर पहले गाड़ी को चला रहा था। उसका वही भयानक सा चेहरा देखकर मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने उस आदमी से गिड़गिड़ाते बोला,
कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया और एक हल्की सी मुस्कान देकर वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं पहली बार देख रहा था कि कोई भयानक सा शैतान जमीन पर बैठ जाए। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि कोई भूत जमीन पर बैठकर हमसे बातें करे। फिर बाद में उसने अपने भयानक और डरावने चेहरे से बोला, ये तो तुम अपने दोस्त से पूछो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और उसने मुझे क्या नुकसान दिया है। उसकी बात सुनकर मैं अपने खलासी की तरफ देखने लगा। फिर उसने बोला कि उस्ताद जी, जल्द से जल्द उस कपड़े को आग लगा दो। अगर आप उस कपड़े को आग लगा दोगे तो ये खुद ही यहाँ से गायब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और जैसे ही मैंने सुना कि उस कपड़े को आग लगाते ही ये शैतान यहाँ से रफा दफा हो जाएगा, तो फिर मैंने भी उस आदमी की तरफ देखते बोला, लेकिन उस कपड़े में ऐसा क्या है? इससे पहले कि वो आदमी कुछ कह पाता कि मैं जल्दी से झपट्टा मारकर उस कपड़े के पास पहुंच गया। सही समय पर मैंने लाइटर निकालकर तुरंत उस कपड़े में आग लगा दी। दोस्तों, सच कहूँ तो मैंने ये काम इतनी जल्दी में किया था कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था मैं इतनी जल्दी उस कपड़े के पास पहुंचकर उसमें आग लगा दूंगा। उस कपड़े में आग लगाते ही ना जाने वो आदमी कहाँ गायब हो गया। एक दो बार चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो आई, लेकिन उसके बाद वहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। उधर मेरा खलासी अब चैन की सांस लेते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ चुका था। उसके बाद मैंने उस कपड़े के बारे में पूछा तो उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर तो दोस्तों मेरे भी होश उड़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।